सुबह सुबह का वक्त था जब कुछ लोग अपने घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सड़क किनारे नाली में एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे काफ़ी सारा धूल मिट्टी लगा हुआ था। उसे देख करके लग रहा था कि शायद वो नशे की हालत में वहाँ पे गिर गया था। लेकिन तभी एक व्यक्ति उसके नज़दीक पहुँचता है और उसे हिलाने डुलाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि दरअसल वो व्यक्ति इस दुनिया को ही छोड़ के जा चुका है। उसके शरीर पे ढेरों सारा खून लगा हुआ था और उसके शरीर पे किसी तेज़धार हथियार को कई बार चलाया गया था। देखते ही देखते काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नर्मदापुरम और इसी नर्मदापुरम का एक थाना पड़ता है सुहागपुर। बात कर रहा हूँ मैं 26 नवंबर 2022 के सुबह के आसपास। इसी सुहागपुर के कृषि मंडी के बगल सड़क किनारे नाली में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जैसे इस बात की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास से ना तो उसका मोबाइल मिलता है और ना ही कोई प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन उसके दाहिने हाथ पे पुन्नी का नाम गोदा हुआ था। पुलिस जब उसके बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है तो आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उसकी शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस तुरंत ही उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस व्यक्ति का शिनाख्त करना। जब तक उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता है तब तक पुलिस इस केस में एक कदम भी अपने आगे को नहीं बढ़ा सकती थी। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का एक फ़ोटो लेकर के आस पड़ोस के थानों में भी सर्कुलेट कर देती है। तभी उसी दिन रात्रि के 10 बजे के आसपास रेटी थाना में तैनात कांस्टेबल राजेश विश्वकर्मा सुहागपुर पुलिस थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, हमें जो फ़ोटो मिला है दरअसल मैं उसको पहचानता हूँ। उसका नाम पुनीत तिवारी है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जो आंचलखेड़ा गांव का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम ललन तिवारी है। कुछ महीने पहले ही पुनीत को मैंने कस्टडी में लिया था, इसीलिए मैं बेहतर से उसके चेहरे को पहचान सकता हूं। पुलिस वालों को इस केस में पहला नाम पुनीत तिवारी का मिलता है, इसीलिए पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम को लेकर के पुनीत तिवारी के घर पर जाती है, ये पता लगाने के लिए कि पुनीत तिवारी अपने घर पे है कि नहीं। लेकिन पुलिस जैसे ही पुनीत के घर पे जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात पुनीत के पिता ललन तिवारी से होती है। पुलिस जब ललन से पुनीत के बारे में पूछताछ करती है तो ललन कहता है कि साहब 25 नवंबर 2022 को पुनीत सुबह घर से निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया है। पुलिस तुरंत ही ललन को लेकर के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है। जैसे ही ललन डेड बॉडी को देखता है, डेड बॉडी को देख करके और तुरंत ही शिनाख्त कर लेता है और रोने लगता है और कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा पुनीत तिवारी है। पुलिस ललन के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले ललन से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे पुनीत के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर ललन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मुझे शक नहीं बल्कि बिल्कुल यकीन है कि मेरे बेटे के साथ में इस तरह की हरकत किसने किया है। दरअसल साल 2021 में मेरे बेटे ने इसी सुहागपुर की रहने वाली अंजू को उसके घर से भगा करके शादी किया था और उसके बाद से अंजू के घर परिवार वाले मेरे बेटे से खिलाफ हो चुके थे। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे के साथ में इस तरह की हरकत उसके ससुराल वालों ने ही किया है। पुलिस ललन के ही तहरीर पे अपनी एक टीम को लेकर के अंजू के घर पे जाती है। अंजू के पिता का नाम राजा राम गोस्वामी, माँ का नाम शारदा देवी। राजा राम के 3 बच्चे, जिसमें एक बड़ा बेटा है मुकेश, दूसरी बेटी है अंजू कुमारी जिसकी उम्र है लगभग 26 साल और एक छोटा बेटा प्रदीप जिसकी उम्र है लगभग 18 साल। पुलिस जैसे ही राजा राम के घर पे पहुंचती है, ये सारी बातें राजा राम से बताती है कि पुनीत की हत्या हो गई है। पुलिस जब राजा राम से पूछताछ करती है तो राजा राम भी तुरंत ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि साहब, पुनीत ने हमारी बच्ची को घर से भगा करके शादी किया था। ये भी बात सच है कि हम पुनीत से नफरत करते थे, लेकिन पुनीत के साथ में इस तरह की हरकत हमने नहीं किया है। पुलिस जब राजा राम के छोटे बेटे प्रदीप से पूछताछ करती है तो प्रदीप पुलिस वालों को कुछ ठीक जवाब नहीं देता, इसीलिए पुलिस वालों को प्रदीप के ऊपर शक चला जाता है और शक के आधार पर पुलिस प्रदीप को तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर प्रदीप से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, प्रदीप के सामने भी अब रास्ता नहीं बचता है और तुरंत ही
अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। प्रदीप के पिता राजाराम इसी सोहागपुर गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही अपनी बच्ची अंजू कुमारी की बढ़ती उम्र को देखते हैं, राजाराम को चिंता सताने लगता है और फिर अपनी बच्ची की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। राजाराम अंजू की शादी कराने के लिए लड़के की तलाशी कर ही रहे थे कि साल 2021 में अंजू की मौसी की लड़की की शादी पड़ जाता है बाबई गाँव में। इसी साल 2021 में अंजू अपने मौसी के घर शादी समारोह में जाती है और इसी शादी समारोह में अंजू की मुलाकात पुनीत तिवारी से होती है। पुनीत तिवारी जब पहली बार अंजू को देखता है, पहली नज़र में उसे अंजू पसंद आ जाती है और उसी शादी समारोह में पुनीत अंजू के आसपास मंडराने लगता है। अंजू भी जब पुनीत को देखती है तो उसे देख करके साफ समझ जाती है कि पुनीत उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा है। कहीं ना कहीं अंजू भी जब पुनीत को देखती है तो पुनीत उसे पसंद आ जाता है। फिर उसी शादी समारोह में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में नंबर भी शेयर करते हैं। उसके बाद से पुनीत और अंजू के बीच में फ़ोन पे बातचीत होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, दोनों पे फ़ोन पे बातचीत होना शुरू होता है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है, ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर अंजू और पुनीत के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद से पुनीत अंजू से मिलने के लिए अंजू के ही छोटे भाई प्रदीप से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती तो कर लेता है, लेकिन प्रदीप को नहीं मालूम चलता है कि पुनीत का उसी के बहन के साथ में लव अफेयर चल रहा है। सिलसिला यूं ही चल रहा था। अक्सर पुनीत अंजू से मिलने के लिए सोहागपुर में जाता है, उससे मुलाकात करता है। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बनता है। लेकिन एक दिन जब अंजू पुनीत से मुलाकात करती है तो कहती है कि दरअसल मेरे पिता मेरी शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी कर रहे हैं। जैसे इस तरह की बातें अंजू पुनीत से कहती है, पुनीत इस बात को सुन करके एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और शादी भी तुम ही से करूंगा। इस पे अंजू कहती है कि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग है, हमारे घर वाले इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इस पे पुनीत कहता है कि अगर घर वाले तैयार नहीं होंगे तो हम भाग करके शादी कर लेंगे, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? अंजू भी पुनीत की बात मान लेती है और एक दिन रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास पुनीत अंजू के घर के पास पहुंचता है और रात्रि के 12 बजे के आसपास ही अंजू को उसके घर से लेकर के फरार हो जाता है और फिर होशंगाबाद में जा करके कोर्ट मैरिज कर लेता है। और शादी करने के बाद पुनीत अंजू को अपने घर लेकर आ जाता है और अपने घर पे ही रहने लगता है। लेकिन जैसे ही अंजू अपने घर से फरार होती है, इस बात की जानकारी जब अंजू के घर के परिवार वालों को मालूम चलता है, उसके बाद से अंजू से रिश्ता तोड़ लेते हैं। अंजू से कभी बातचीत ही नहीं करते हैं। लेकिन प्रदीप जब अपने यार दोस्तों के साथ में बैठता है तो उसका यार दोस्त प्रदीप का हंसी मजाक उड़ाता है। सब कहता है लोग कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बहन को लेकर के भाग गया। प्रदीप को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और फिर पुनीत से बदला लेने की ठान लेता है। प्रदीप के इलाके की रहने वाली नूरजहां, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। नूरजहां के पिता का नाम आबिद हुसैन। नूरजहां के 1 साल पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन नूरजहां की जब शादी होती है तो अपने पति के साथ में कुछ खास नहीं बन पाती है। इसलिए नूरजहां अपने पति से तलाक ले लेती है और अपने माता पिता के साथ ही रहना शुरू कर देती है। नूरजहां जब पहली बार प्रदीप को देखती है, प्रदीप उसे पहली नज़र में पसंद आ जाता है। हालांकि प्रदीप नूरजहां से लगभग 4 से 5 साल उम्र में छोटा था। इसके बावजूद भी नूरजहां प्रदीप से बेइंतहा मोहब्बत करती है। नूरजहां उस वक्त का इंतजार करती है कि जैसे ही प्रदीप बालिग हो जाएगा, नूरजहां अपना धर्म परिवर्तन करके और प्रदीप से शादी कर लेगी। दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जब दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, एक दिन प्रदीप नूरजहां से मुलाकात करता है और पुनीत के बारे में कहता है कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठता हूँ, मेरा दोस्त बहुत मजाक उड़ाता है, इसीलिए मैं पुनीत से बदला लेना चाहता हूँ। जैसे इस तरह की बातें नूरजहां से कहता है, नूरजहां भी एकदम इस बात का समर्थन दे देती है और कहती है कि तुम्हें पुनीत से बदला लेना चाहिए। तुम्हारे साथ पुनीत ने दोस्ती करके और तुम्हारे साथ धोखा किया है। लेकिन इस पे प्रदीप नूरजहां से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैसे ही मदद की बात कहता है, इस पे नूरजहां एकदम से चौंक जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। इस पे प्रदीप नूरजहां से कहता है कि मैं पुनीत को अच्छे तरह से जानता हूँ। पुनीत जब भी किसी लड़की को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने प्रेम जाल में फंसाओ और मिलने के लिए बुलाओ। जैसे ही वो तुमसे मिलने के लिए आएगा, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। जैसे इस तरह की बातें प्रदीप नूरजहां से कहता है, नूरजहां भी प्रदीप के प्यार में इस कदर से पागल हो चुकी थी कि इस काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। लेकिन प्रदीप जानता था कि यह काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। प्रदीप की उम्र भले ही 18 साल की थी, लेकिन प्रदीप की दोस्ती अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ में थी। प्रदीप की अपने ही इलाके के रहने वाले राजू से दोस्ती थी। राजू, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। राजू भी प्रदीप से इसीलिए दोस्ती करता है क्योंकि राजू भी अंजू से बेइंतहा मोहब्बत करता था।
इससे पहले कि राजू अंजू से अपने प्यार का इजहार करता, अंजू पुनीत के साथ फरार हो जाती है। इस बात से राजू भी काफ़ी खफा हो चुका था और पुनीत से बदला लेने की ठान चुका था। इधर 1 साल का वक्त जैसे ही गुजर जाता है, पुनीत का एक बेटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर में एक बच्चा पैदा होता है, पुनीत का भी प्यार का बुखार उतर जाता है और अक्सर दारू शराब पी करके अंजू के साथ में मार पिटाई करता है। जैसे ही एक दिन इस बात की जानकारी राजू को मालूम चलता है कि अंजू के साथ में पुनीत मार पिटाई करता है, राजू को बर्दाश्त नहीं होती है। राजू सोचता है कि अगर पुनीत को इस दुनिया से हटा दिया तो शायद अंजू मेरी हो जाएगी। जैसे ही एक दिन प्रदीप इस षड्यंत्र के बारे में राजू से कहता है, राजू भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन नूरजहां पुनीत के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे बातचीत करना शुरू करती है। जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू होता है, नूरजहां अपने प्यार के जाल में पुनीत को फंसा लेती है। पुनीत भी नूरजहां से मिलने के लिए बेकरार हो उठता है। लेकिन जैसे ही नूरजहां कहती है कि मैं सुहागपुर में रहती हूँ, मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ, सुहागपुर का नाम जैसे ही पुनीत सुनता है, वो वहाँ जाने से बिल्कुल डरने लगता है। पुनीत को लगता है कि अगर मैं सुहागपुर में जाऊँगा तो कहीं उसका साला प्रदीप ना मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नूरजहां पीछे नहीं हटती है और बार बार उसे मिलने के लिए कोशिश करने लगती है। जब बार बार मिलने के लिए कहती है, आखिरकार पुनीत एक दिन नूरजहां से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर 25 नवंबर 2022 को नूरजहां पुनीत के नंबर पर फ़ोन करती है और रेलवे पुलिया के पास शाम के करीब 7 बजे मिलने के लिए बुलाती है। पुनीत भी नूरजहां से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और सुबह ही अपने घर से निकल जाता है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास रेलवे पुलिया के पास पहुंचता है। जैसे ही रेलवे पुलिया के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे नूरजहां नहीं है, बल्कि उसका साला प्रदीप है। जैसे ही प्रदीप को देखता है, डर से वहां से भागता है और बस स्टैंड पे जाकर के बैठ जाता है और जाकर के बस स्टैंड से नूरजहां के नंबर पे फ़ोन करता है। तो नूरजहां कहती है कि मैं अपने घर से नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी घर पे ही हैं, इसलिए हम दोबारा कभी मिल लेंगे। उसी बस स्टैंड पर बैठ करके पुनीत कुछ सोच रहा था, तभी प्रदीप राजू के नंबर पे फ़ोन करता है। पुनीत और राजू भी दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ बैठ करके दारू भी पी चुके थे। राजू तुरंत ही पुनीत के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि आज दारू पीने का मूड बन रहा है, तू कहाँ पे है। इधर पुनीत का भी मूड बिल्कुल बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। बस स्टैंड पर बैठ करके काफ़ी सोच रहा था, तुरंत ही कहता है कि मैं सुहागपुर में हूँ, तुम यहीं पे आ जाओ और यहीं पे दारू पीते हैं। इस पर राजू कहता है कि मैं अपने दोस्त लकी को वहाँ पे भेजता हूँ और तुम उसके साथ इसी सुहागपुर के कृषि मंडी में आ जाओ और फिर हम रात भर बैठ करके वहीं पे दारू पियेंगे। और फिर राजू अपने दोस्त लकी का हार को पुनीत के पास भेज देता है। लकी पुनीत के पास जाता है और पुनीत को लेकर के इसी सुहागपुर के कृषि मंडी में लेकर के पहुंच जाता है। इधर राजू प्रदीप को लेकर के कृषि मंडी पहुंचता है। जैसे ही वहां दोनों पहुंचते हैं, पुनीत जब दोनों को देखता है वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी तीनों वहां पे पुनीत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ में मार पिटाई करना शुरू करते हैं। उसके बाद से प्रदीप और लकी पुनीत का हाथ पैर पकड़ते हैं और राजू अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और पुनीत के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से पुनीत की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और फिर उसके डेड बॉडी को वहीं से घिसेट करके ले जाते हैं और बगल के सड़क किनारे नाले में फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद से राजू पुनीत का मोबाइल और उसका बटुआ उसके जेब से निकाल करके तीनों अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी प्रदीप पुलिस वालों को बताता है तो प्रदीप के ही तहरीर पे पुलिस नूरजहां, लक्की और राजू इन सबको अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को अपने कस्टडी में लेकर के इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।